जैसे कि आपको पता है कि हम पॉलिटी की सीरीज में ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स जो है कवर कर चुके हैं। आज हम द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज योर फंडामेंटल राइट्स। हमारे मौलिक अधिकार, ऐसे अधिकार जो हमें यकीन दिलाते हैं कि अगर हमारे साथ कोई भी वायलेशन होगा तो हमें जस्टिस जरूर देगा। सुप्रीम कोर्ट हमें जस्टिस देने के लिए सज्ज है, हाई कोर्ट जो है वो हमें जस्टिस देने के लिए यहाँ पे क्या है, सज्ज है। ये सारे राइट्स कौन से हैं, इनके अंदर कौन से आर्टिकल्स आते हैं, ये सारी चीजें हम जो है डिस्कस करेंगे। एक इंपॉर्टेंट आपके लिए अनाउंसमेंट कि जो फंडामेंटल राइट है वो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, 3 डिफरेंट पार्ट्स में कवर करेंगे। आज पहले पार्ट में वी आर गोइंग टू कवर योर आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, उसके अलावा राइट टू इक्वालिटी। उसके अलावा जो सेकेंड पार्ट होगा उसमें रेस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, एंड जो थर्ड पार्ट होगा उसमें हम आपका द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट, द सोल ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है उसमें कवर करी जाएंगे। ठीक है, इसीलिए हम इसको पार्ट्स में कवर करेंगे बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस जो हैं बनने के चांसेस सबसे ज्यादा अगर मैं कहती हूं तो वो इसी पर्टिकुलर पार्ट में से होते हैं। तो इसी नोट के साथ चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो अगर मैं बात करती हूँ सबसे पहले कि व्हाट इज दिस फंडामेंटल राइट, ठीक है, तो देखिए फंडामेंटल राइट क्या है, कुछ हमारे एनफोर्स्ड राइट है, राइट, जो हमें पैदा होते ही दे दिए जाते हैं। मतलब इन राइट्स को ना किसी की जरूरत नहीं है किसी को देने के लिए, आपका बर्थ हुआ और आपको तभी ये जो राइट्स हैं दे दिए जाते हैं। द मेजर पॉइंट इज कि चलो एक बार को हम ये फंडामेंटल टर्म जो है समझ रहे हैं कि ठीक है ये हमारे बेसिक राइट्स है, ये हमें मिल जाने चाहिए ताकि हमारे साथ न्याय जो है वो होता रहे, हमें जो है जस्टिस हर स्टेप पे मिलती रहे, राइट। बट ये राइट्स क्या है, ठीक है, इन राइट्स का मतलब क्या है। अब जो भी बच्चे हिंदी ट्रांसलेट कर रहे होंगे कि मैम राइट्स का मतलब तो अधिकार होता है ना। हाँ भाई, बिल्कुल सही कहा कि तुम राइट्स का मतलब अधिकार होता है, लेकिन अगर मैं राइट्स को डिफाइन करूं तो इसका मतलब है ये हमें बताते हैं कि हम कौन से एक्शंस कर सकते हैं और कौन से एक्शंस नहीं कर सकते, राइट। कि अगर मैं किसी पे चिल्लाऊंगी, ठीक है, रोड पे खड़े होके बेफिजूल के, तो क्या ये एक वैलिड एक्शन होगा, नहीं होगा, ठीक है। क्या अब ये इसी चीज पे मैं एक रिस्ट्रिक्शन लगा दूं, क्या मैं किसी भी रैंडम इंसान पे चिल्ला सकती हूं, नहीं चिल्ला सकती हूं, ये मुझे अधिकार नहीं है, ये राइट मुझे नहीं है। तो बेसिकली राइट्स होते क्या हैं, कुछ ऐसे एक्शंस हैं जिनके बारे में हमें बताया जाता है कि तुम ये चीजें कर सकते हो, ये चीजें नहीं कर सकते हो। जैसे स्कूल में भी हमें कहते हैं कि तुम्हें राइट है, किस चीज का राइट है, कि तुम स्टडी कर सकते हो, ठीक है, तुम्हें राइट है कि तुम वॉशरूम जा सकते हो, बट यहां पे परमिशन लेके, जब आप परमिशन लेके नहीं जाते थे तो आपको क्या मिलती थी, पनिशमेंट मिलती थी। तो राइट्स आर समथिंग जो हमें बताते हैं कि हमारी हद क्या है, ठीक है, कि हम कितना अपनी जो लिमिट है उसको एक्सीड कर सकते हैं, ठीक है। और इसी बात से निकल के आती है कैटेगरीज ऑफ राइट्स। अगर हम बात करें तो हमारे पास ब्रॉड वे में 6 कैटेगरीज ऑफ राइट्स होती है, जिसमें से एक कैटेगरी कौन सी है, दैट इज योर फंडामेंटल राइट। अब हम इन्हीं 6 कैटेगरीज को क्या करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे। वाई सो, बिकॉज एक न्यू ट्रेंड है, डिटेल्स जो ऐसी चीजें हैं, बहुत बेसिक चीजें हैं, आजकल एग्जामिनर वो बेसिक चीजें पूछ रहे हैं बिकॉज उनको लगता है कि जो स्टूडेंट्स हैं ना, जो एस्पिरेंट्स हैं, वो ओल्ड ट्रेंड ही को फॉलो कर रहे हैं कि यार सब कुछ ऊपर ऊपर से पढ़ लो, इसी से एग्जाम क्लियर हो जाएगा। नहीं, एग्जामिनर राइट नाउ बहुत शार्पली और बहुत अटेंटिवली जो है क्या बनाते हैं, क्वेश्चंस बनाते हैं। नाउ 6 कैटेगरीज में से एक फंडामेंटल राइट है जिसको हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी के 5 राइट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे। नाउ अगर मैं स्टार्ट करती हूं नेचुरल राइट, ठीक है, तो नेचुरल राइट क्या हो सकता है। अगर मैं बात करूं बेसिक, जो बेसिक हमारी क्या होती है, नीड्स होती है, अगर मैं इसकी प्रॉपर एक डेफिनेशन की बात करूं तो ये वो राइट्स हैं विच आर अवेलेबल
to the individuals by virtue of their birth as a human, कि आपने ह्यूमन की तरह जन्म लिया है ना, तो भाई कुछ चीजें तो आपको चाहिए। जैसे कि अगर मैं नेचुरल राइट्स की एक एग्जांपल की बात करती हूं, तो यार यहां पे एक आता है राइट टू लाइफ। भाई आपने जन्म लिया है, आपने जीने के लिए जन्म लिया है ना, तो दीज आर द नेचुरल राइट, कि यार जीने का अधिकार ठीक है, एक फंडामेंटल राइट है, मैं डिनाई नहीं कर रही हूं, बट फंडामेंटल राइट से पहले आपका जन्म हुआ है, इट्स अ नेचुरल थिंग, यार बर्थ इज अ नेचुरल थिंग ना, तो वो क्या होता है, नेचुरल राइट है कि आपको जीने का अधिकार है, राइट। तो ऐसे राइट जो कब आपको मिल रहे हैं, जब आपने एज अ ह्यूमन बर्थ ले लिया है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो राइट टू लिबर्टी इज ऑल्सो टाइप ऑफ अ नेचुरल राइट, बिकॉज आपने जन्म लिया है, आपको कुछ एक्शंस करने की परमिशन होनी चाहिए, जैसे कि सांस लेने की, खाना खाने की, बोलने की, राइट। आप खुद को मुंह बंद करके नहीं रख सकते, आप खुद को नाक बंद करके मुंह सांस नहीं रोक सकते, राइट, खाना नहीं रोक सकते, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके लाइफ से रिलेटेड है। ओके, सो नेचुरल राइट क्या, कि आपने जन्म लिया ह्यूमन की तरह, एंड नाउ आपको क्या है, बेसिक राइट्स चाहिए, ठीक है। अब आते हैं ह्यूमन राइट्स क्या है। कुछ ऐसे राइट्स जो किससे रिलेटेड होते हैं, ह्यूमन डिग्निटी, ठीक है, और उसकी वेलबींग के लिए, ठीक है। ह्यूमन राइट्स का मतलब क्या हो गया, कि यार आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हो गई, ठीक है, आपकी डिग्निटी हो गई, राइट। आपको अच्छा, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि यार मैं जो हूं अच्छा काम सीखूं, ताकि मेरे पास अच्छा पैसा आएगा, ठीक है, मैं अपनी लाइफ को इंप्रूव कर पाऊंगा, मुझे लोग रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है, ये सारी चीजें। या फिर अगर मैं बात करती हूँ कि अपनी पसंद का या फिर अपनी इच्छा का धर्म को चुनना, ठीक है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, क्योंकि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि भारत के अंदर जितने भी धर्म है सबको इक्वली क्या है, रिस्पेक्ट दी जाएगी। ओके, तो ये सारी चीजें किसमें आते हैं, ह्यूमन राइट्स, कि यू आर अ ह्यूमन, यू हैव सम चॉइसेस, यू हैव सम एक्सपेक्टेशंस, और आप चाहते हो उन सब चीजों को पूरी करना, तो उनके जो अधिकार हुए वो क्या हो जाते हैं, आपके ह्यूमन राइट्स हो जाते हैं। देखो लीगल राइट्स अगर मैं बात करती हूं तो बहुत ही ज्यादा क्लियर है। कुछ ऐसे राइट्स जो आपको कौन दे रहा है, लेजिस्लेचर दे रहा है, ठीक है, क्योंकि अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, एक तरीके से लॉज ही तो हैं, हमें जो लॉज मिल रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ तो हमारे पास राइट टू वोट है, ठीक है, अब एक तरह से उसमें भी लॉ लगता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, तो ये हमें किसने दिया, लेजिस्लेचर ने दिया। तो जितने भी अधिकार हमें लॉ के थ्रू मिल रहे हैं, लॉ बन रहा है उसके थ्रू मिल रहे हैं, तो वो सारे आपके क्या होते हैं, लीगल राइट्स होते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या होते हैं, तो देखो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का ही एक पार्ट होता है, दैट इज योर फंडामेंटल राइट्स, जो आपको किताब से, इस जो रूल बुक है ये, जिसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए, इससे जो अधिकार मिल रहे हैं वो सारे अधिकार क्या हो गए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हो गए। बहुत सिंपल सी बात हो गई, ठीक है। सिविल एंड अगर मैं बात करती हूँ पॉलिटिकल राइट्स, तो ये देखो सिविल राइट में एक बात करती हूँ, राइट टू फ्रीडम, ठीक है। अगर आप अभी हम राइट टू फ्रीडम आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको घूमने का अधिकार है, आपको इंडिया में कहीं पे भी डिसाइड करने का अधिकार है, आपको बिजनेस शुरू करने का अधिकार है। तो यार दे आर मल्टीपल राइट्स, ठीक है, जो इसके अंदर आपको दिए गए हैं। तो ये क्या सिविल राइट है, क्योंकि आप बाहर जाके लोगों से बात कर सकते हो, दोस्त बना सकते हो, बिजनेस शुरू कर सकते हो, कहीं पे भी रह सकते हो। सो दीज आर योर सिविल राइट्स, ठीक है। व्हाट इज पॉलिटिकल राइट, अभी मैं ऑलरेडी एक एग्जांपल दे चुकी हूं, दैट इज योर राइट टू वोट, ठीक है। तो राइट टू वोट आपका पॉलिटिकल राइट भी है, एंड उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो एक लीगल राइट की भी कैटेगरी, बिकॉज समवेयर ये अधिकार हमें कौन दे रहा है, हमारी लेजिस्लेचर ही दे रही है। अगर लेजिस्लेचर कहते हैं कि 18 साल से
18 साल वाला जो बच्चा है, ठीक है, 18 साल से ऊपर वाला जो बच्चा है वो वोट नहीं देगा, 15 साल वाला बच्चा देगा। तो ये भी तो कौन चेंज कर रहा है? हमारा पार्लियामेंट चेंज कर रहा है, हमारा लेजिस्लेचर जो है वो चेंज कर रहा है। तो समवेयर दिस इज ऑल्सो अ लेजिस्लेटिव लॉ, बट अगेन ये क्या है? पॉलिटिकल, हमें एक पॉलिटिकल एक क्या कहते हैं उसको, थॉट प्रोसेस रखने का हमें राइट देता है, ठीक है। हमारे पॉलिटिकल डिसीजंस को रिस्पेक्ट करते हैं कि जिसको हम चाहें उसको वोट दे सकते हैं, चाहे उसका रीजन कुछ भी हो, XYZ रीजन हो, ठीक है। तो दिस इज योर पॉलिटिकल राइट एज वेल। अब आते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम पढ़ रहे हैं, दैट इज आर फंडामेंटल राइट्स। देखो बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ, इनको फंडामेंटल जो है वो दो रीजंस की वजह से कहा जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूंगी तो पहला इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये क्या है? गारंटीड है हमें। ये कुछ ऐसे राइट्स है जो हमें क्या देते हैं कि गारंटी देते हैं कि हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। और गारंटी के साथ साथ ये क्या है? जस्टिसिएबल है। जस्टिसिएबल का मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही कहते हैं कि हम आपके लिए सज्ज हैं। अगर आपको फील हो इन 6 राइट्स में से किसी भी राइट का कोई वायलेशन हुआ है, हम आपके साथ हैं, हम आपको जस्टिस दिलाएंगे। इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? जस्टिसिएबल बोलते हैं। गारंटी का मतलब क्या है कि मेरे पास भी ये फंडामेंटल राइट्स हैं, आप सबके पास भी ये फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास 5 है, आपके पास 4 है, किसी का दोगे, नहीं, मेरे पास भी 6 हैं, आपके पास भी 6। तो दिस इज अ गारंटी, ठीक है, कि हाँ ये राइट्स की हमें क्या दी गई है? गारंटी दी गई है। अब एक चीज यहाँ पे याद रखना, मैंने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्यों लिखा है, ये सारी जो स्टोरी है वो आपको 6th फंडामेंटल राइट में पता चलेगी, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। बिकॉज वहां पे हम आर्टिकल 32 पढ़ते हैं फॉर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, एंड हाई कोर्ट के लिए 226 पढ़ते हैं, राइट। तो सेम टाइप ऑफ रेट्स होते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस जो हमें लास्ट फंडामेंटल राइट में पता चलेगा। बट मैंने अभी आपको एक थॉट प्रोसेस के लिए ये चीज दिमाग में डाल दी है। उसके अलावा वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स, स्टार्टिंग फ्रॉम राइट टू इक्वालिटी, right to freedom, right against exploitation, right right to freedom of religion, cultural and educational right, and right to constitutional remedies. One of the most important article अगर हम बात करते हैं, और राइट भी, बिकॉज इसके अंदर हम एक ही आर्टिकल पढ़ते हैं, दैट इज आर्टिकल 32। ऑल दो अदर आर्टिकल्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट, लाइक आर्टिकल 17 इज रियली इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 19 इज इंपॉर्टेंट, बट हम धीरे धीरे सारी स्टोरीज को जो है कवर करेंगे, राइट। चलिए, अब इसके साथ कुछ फीचर्स होते हैं जो हमें याद रखने कि ये फंडामेंटल राइट्स किनको अवेलेबल है। तो देखो ना, वी हैव 2 कैटेगरीज ऑफ दिस। अगर मैं बात करती हूँ, सबसे पहला आता है सिटीजन्स ऑफ इंडिया। अब सिटीजन्स ऑफ इंडिया को कुछ स्पेसिफिक राइट्स दिए गए हैं सिर्फ सिटीजन को, दैट इज आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। अब आपका मेजर क्वेश्चन होगा कि मैम बाकी आर्टिकल्स किसको दिए गए हैं? फिर देखो, बाकी आर्टिकल्स क्या है? सिटीजन्स को तो दिए गए हैं, उनके साथ जो हमारे फ्रेंडली एनिमी है, if you remember we have already covered these 2 terms. First is your friendly enemy, and then it was your it was a friendly alien, and then we have had your enemy alien. तो यहाँ पे आपका सिटीजन्स आता है और फ्रेंडली एलियन आता है। तो इनको कौन कौन से दिए गए हैं? 14, 20, 21, 21A, 22, then we have 23, then we have 24, then we have 25, then we have 26, and then 27, and then 28. ठीक है? So when it comes to the availability of these rights, so we have 2 different categories. First category is for only citizens of India, and the other category belongs to citizens of India as well as your friendly aliens. ठीक है? So who were the aliens? एलियंस वो लोग थे जो बेसिकली इंडिया में रिजाइड नहीं करते हैं, वो इंडिया में आए थे। द रीजन कैन बी XYZ, कुछ भी हो सकता है, घूमने आए थे, ठीक है, मे बी वो यहाँ पे सेटल होने आए थे, जॉब के लिए आए थे, मैरिज हो गई, बहुत सारे रीजंस है। तो जब तक वो सिटीजन नहीं बनते, ठीक है, ऑल दो देयर इज मल्टीपल प्रोसेस ऑफ गेनिंग ऑफ योर सिटीजनशिप, बट नहीं बनते, तब तक उनके पास ये बंच ऑफ राइट्स जो है हम देते हैं, बिकॉज दे आर फ्रेंडली एलियन, ठीक है। बट व्हेन इट कम्स टू एनिमी एलियन, तो हम ये सारे राइट्स नहीं देते हैं उनको, बिकॉज वो फिर एनिमी है। तो देयर इज अ रीजन कि उनके एलियन के आगे एनिमी लगा है, ठीक है।
चलो अगर हम बात करते हैं तो किनके अगेंस्ट ये है, तो दीज आर अगेंस्ट द आर्बिट्री एक्शन ऑफ द स्टेट, कि सिर्फ एक ही के अगेंस्ट है, दैट इज योर आर्बिट्री एक्शंस ऑफ योर स्टेट। अब नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स क्या है, तो देखो यार नेचर समवेयर यही बताता है कि पॉजिटिव भी है कुछ चीजें एंड नेगेटिव भी है। जैसे अगर मैं बात करती हूं तो पॉजिटिव इन नेचर कौन कौन से, जैसे आर्टिकल 25 है, ठीक है, वही मैं बात करती हूँ आर्टिकल 29 का फर्स्ट क्लॉज, आर्टिकल 30 का फर्स्ट क्लॉज। सम राइट्स आर नेगेटिव, दैट इज आर्टिकल 14, ठीक है, आर्टिकल 15 का फर्स्ट क्लॉज, आर्टिकल 16 का सेकंड क्लॉज। नाउ यू विल से मैं व्हाई दीज आर नेगेटिव, बिकॉज है तो ये सारे फंडामेंटल राइट्स है। देखो अभी मैं आपको आर्टिकल 14 पढ़ाऊंगी। सो आर्टिकल 14 इज ऑल्सो टू आर्टिकल्स, ठीक है, एक बिफोर प्रोटेक्शन के बारे में बात की गई है, एक थोड़ी सी जिसको हम कहते हैं रिजिडिटी के बारे में बात की गई है, ठीक है, एक स्ट्रिक्ट लॉ के बारे में बात की गई है। सो दीज आर दोज आर्टिकल्स, यस इनके अंदर कुछ पॉजिटिव है, बट हमने जब इसको लिया, हमने जब सोर्सेस इसको अडॉप्ट किया, तो हमने इसके साथ नेगेटिविटी या फिर रिजिडिटी, आई वुड से रिजिडिटी, वो भी यहाँ पे हमने अडॉप्ट कर ली, ठीक है, इसलिए हम नेगेटिव इन नेचर बोलते हैं। बिकॉज पता है क्या होता है, जब हम पे भी, अगर मैं भी बोलूंगी कि मेरे पेरेंट्स मुझ पे रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, तो प्रोबेबली वो मेरे लिए क्या हो जाएगी, एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस हो जाएगी। सो इफ देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन देन देयर इज क्वाइट ऑब्वियस कि उसको थोड़ा सा नेगेटिव टर्म में जरूर लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जस्टिसिएबल है, आई गेस मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ऑलरेडी ही पीछे बता चुकी हूँ। येस दीज फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल, ये हमें न्याय देने के लिए ही हमें जो है दिए गए हैं। आगे रिस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट्स, हाँ जी बिल्कुल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। अगर मैं बात करती हूं तो देखो कुछ फंडामेंटल राइट्स है जिनको स्टेट रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, ठीक है, कि कब स्टेट की सिचुएशन कैसी है तब रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है। एंड यस we can even suspend the fundamental rights when it comes to the concept of emergency, that there is a national emergency, there is a state emergency. So in both the cases some kind of suspension of rights, some kind of restrictions on rights are there, ठीक है। तो हमें सस्पेंशन भी देखने को मिलती है और रिस्ट्रिक्शन जो है वो भी यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। सस्पेंशन में कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम नहीं नहीं कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो सस्पेंड नहीं हो सकते, यस वही मैं कह रही हूं कि हमारे पास बंच ऑफ राइट्स है, ठीक है। अब उनमें से इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन ऑफ अ कंट्री कि वो क्या है, वो कंडीशंस क्या है, उस कंडीशन में कुछ राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करते हैं और कुछ को नहीं करते, कुछ उस कंडीशन में कुछ राइट्स को सस्पेंड करते हैं लेकिन कुछ को नहीं करते, ठीक है। सो इट प्योरली डिपेंड्स ऑन द कंडीशन एंड द सिचुएशन ऑफ अ कंट्री कि वो किस चीज को कैसे फेस कर रही है या फिर कैसे उसको सॉल्व करने की प्लानिंग कर रही है। अंडरस्टूड? चलिए नाउ let's start with the part 3. So fundamental rights are there under part 3, under chapter 3. So chapter 3 begins from article 12 and ends on article 35. But when it comes to fundamental rights, so fundamental rights begin from article 14 to article 32. So first we will cover the chapter, ठीक है, हम शुरू से सारी चीजें कवर करेंगे, हम डायरेक्टली जंप जो है नहीं करेंगे बिकॉज उसका कोई फायदा नहीं है, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा एंड फिर जब कुछ समझ नहीं आया तो इतना पढ़ाई करने का क्या फायदा, ठीक है। तो चलो, तो जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें पता लगे कि यार ठीक है अब हमारे पास क्या है, आर्टिकल 12 आ गया है। नाउ आर्टिकल 12 क्या कहता है, एक स्टेट की डेफिनेशन देता है। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने थोड़ी बहुत चीजें तुम्हें पहले भी बताई थी कि स्टेट क्या होती है, कोई भी ब्रॉड टर्म है, स्टेट इज अ अम्ब्रेला टर्म, इसको हम क्या बोल सकते हैं, अब ये अम्ब्रेला टर्म किस किस चीज को कंसिस्ट करती है, मान लो कोई प्राइवेट बॉडी है, ठीक है, इसके साथ पार्लियामेंट, वहीं अगर हम बात करते हैं सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, इंडिविजुअली आई एम राइटिंग देयर इज अ रीजन, ठीक है, इसके अलावा पंचायत, ठीक है, इसके अलावा म्युनिसिपैलिटीज,
ठीक है। एक और चीज जो शायद से आपको पता ही नहीं होगा, मान लो एक गवर्नमेंट है, उसने क्या कर ली, कोई भी सिक्योरिटी एजेंसी को हायर कर रखा है, तो अगर उसके गार्ड्स कोई भी एक्शन लेते हैं, दैट विल ऑल्सो कम अंडर अ स्टेट। सो बेसिकली ये कहा गया कि देखो जो ये टर्म है स्टेट, ये हमें क्या इंश्योर करती है कि हम तुम्हें क्या दे रहे हैं, मौलिक अधिकार दे रहे हैं, कि हम तुम्हें क्या दे रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स दे रहे हैं, कि जब भी बात आएगी कि तुम्हें ये मौलिक अधिकार किसने दिए, तो तुम नाम लोगे हमने दिए, ठीक है। अब वो सारी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कोई प्राइवेट बड़ी बॉडी हो सकती है, ठीक है, कुछ पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट तो हो गई क्वाइट ऑब्वियस, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज, कोई ऐसी एजेंसी जिसको गवर्नमेंट ने हायर किया था, ये तो सिर्फ एग्जांपल है सिक्योरिटी एजेंसी, कोई भी एक ऐसी एजेंसी जिसको गवर्नमेंट ने हायर किया है, वो गवर्नमेंट के अंडर आ रही है और वो कोई एक्शन लेती है, तो उसको भी स्टेट वर्ड में ही कंसीडर किया जाएगा, बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ अ गवर्नमेंट, ठीक है। जब यही तुम्हें अधिकार दे रहे हैं, तो इनको पूरा राइट है उन अधिकार पे कुछ भी एक्शन रिएक्शन करने का, ठीक है। तो स्टेट पहले भी मैंने बताया था, इट्स अम्ब्रेला टर्म, मैं दोबारा से कह रही हूं कि ये क्या है, एक अम्ब्रेला टर्म है, ठीक है। इसके अंदर सारी बॉडीज आ जाती है, गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, लोकल अथॉरिटीज, लेजिस्लेटिव, और इसमें एक स्टार पॉइंट और डाल लो यहां पे, स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी, ठीक है। सो स्टैट्यूटरी नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज जो हैं वो भी इसके अंदर आती हैं। नाउ अब इतना सब तुमने देख लिया, तो तुम कहोगे कि मैम ठीक है, इतना सब सुनने के बाद हमें तो जुडिशरी भी पार्ट ऑफ स्टेट लग रही है। यस, इट इज अ पार्ट ऑफ स्टेट, बिकॉज जुडिशरी ही तो तुम्हें कह रही है मैं न्याय दूंगी, तो जब वो न्याय देने की बात कर रही है, तो तुमसे शायद से कुछ राइट छीनने की भी तो बात कर सकती है, राइट। सो जुडिशरी इज ऑल्सो कम्स अंडर योर स्टेट, ठीक है, वो भी स्टेट के अंदर आती है। बट अगेन यहां पे कुछ चीजें क्या की गई है, स्पेसिफाई की गई है। जब जब जुडिशरी तुम्हारे लिए क्या कर रही है, कोई भी न्याय लेने का काम कर रही है, या फिर वो जस्टिस का काम कर रही है, ठीक है, वो लॉज को बनाने में हेल्प कर रही है, लॉज को हटाने में हेल्प कर रही है जो तुम्हारे फंडामेंटल राइट को अफेक्ट कर रहे हैं, तब तक इट इज अ पार्ट ऑफ स्टेट। वहीं अगर ये क्या कर रही है, कोई एडमिन वर्क करे ना, व्हाट इज अ एडमिन वर्क, कि यार मान लो पार्क जो है कोर्ट का, उसको क्लीन करवाना, चेयर्स चेंज करवाना, एसी लगवाना, ऐसे कुछ काम करिए, तब ये स्टेट का पार्ट नहीं कंसीडर होगी, बिकॉज तब ये हमें न्याय नहीं दे रही है, तब ये हमारे लिए जो है कोई भी डिसीजन नहीं ले रही है। ये किसके लिए डिसीजन ले रही है कि यार ये हमारा कोर्ट है, तो इसके आसपास चीजें जो है साफ होनी चाहिए, अच्छी तरह होनी चाहिए। तो ये चीजें याद रखना कि एक कोर्ट जो है तभी तक स्टेट के अंदर आता है जब तक वो कोई भी वैल्यूएबल डिसीजन ले रहा है फॉर अस, फॉर आवर राइट्स। बट व्हेन इट कम्स टू नॉन वैल्यूएबल डिसीजन सच एज फॉर चेयर, फॉर पार्क, फॉर एसी, कोर्ट को पेंट करवाना है, ठीक है, सो दीज डिसीजंस कम्स अंडर योर एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट, तब कोर्ट जो है हमारा एज अ स्टेट के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। सो ये चीज आप प्लीज ध्यान रखेंगे। एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगी, सिर्फ प्राइवेट बॉडी को थोड़ा सा और इलैबोरेट करने के लिए। नाउ यू विल से बीसीसीआई, आई एम डेड श्योर बीसीसीआई के बारे में सबको पता होगा। बीसीसीआई क्या है, इट इज अ प्राइवेट बॉडी। सो देयर वाज अ क्वेश्चन जहां पूछा गया था, ऑल्दो एक हाई लेवल एग्जाम का ये क्वेश्चन था, बट स्टिल इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू नो, ठीक है, कि बीसीसीआई जो है इट इज अ प्राइवेट बॉडी। सो क्या ये स्टेट के अंदर आ सकती है? तो देखो तुम लोग कहोगे यस मैम ये स्टेट के अंदर आ सकती है, ठीक है, बिकॉज ये इंडिया का काम संभाल रही है, तो हो सकता है। बट द एक्चुअल पॉइंट जो आपको याद रखना है कि बीसीसीआई को जब आप डेप्थ में पढ़ते हो, बैक एंड में पढ़ते हो, तो क्या पता लगता है दैट इट इज अ यूएन बॉडी। ना यूएन बॉडी कांट बी अ इंडियन बॉडी, ठीक है। तो हम सिर्फ उसके काम को देख सकते हैं, वो टेक्निकली किसकी बॉडी, यूएन बॉडी। अगर वहां पे वो इंडियन बॉडी होती तो मे बी हम इसको इसमें कंसीडर करते, बट वो क्या है, यूएन बॉडी है। दैट्स व्हाई बीसीसीआई इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टेट टर्म, ठीक है, इट्स नॉट कम्स अंडर योर आर्टिकल 12, राइट। और ये क्वेश्चन जो है एक बार नहीं, मैं पिछले 6 महीने से बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स में देख चुकी हूं, मे बी इसलिए बिकॉज बीसीसीआई जो है करंट अफेयर्स में आपका आता रहता है,
ठीक है। सो प्लीज इसको यहाँ पे जो है अच्छी तरह आप याद रखोगे कि ये चीजें पूछी जा सकती हैं। ओके, अब अगर मैं बात करती हूं एक चीज जो मैं यहीं पे बता देना चाहती हूँ, दैट फंडामेंटल राइट्स आर द मैग्ना कार्टा। ये चीजें फैक्चुअल पॉइंट्स है, तो मेरे को जो जो फैक्ट्स याद आते रहेंगे मैं आपको बता दूंगी। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सो दीज राइट्स आर मैग्ना कार्टा। नाउ व्हाट इज मैग्ना कार्टा? कांट बी चेंज्ड और जस्टिसिएबल, ठीक है। ऑल्दो इसकी हिस्ट्री बहुत लंबी है, जो 1215 से शुरू हो जाती है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्ना कार्टा आया था। मोनार्की की हिस्ट्री में बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिले थे, बट यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दैट द आर्टिकल्स under your fundamental right and the fundamental right as a part is a magna carta. मतलब these right can be amended as per the need of the citizens of India, ठीक है, बट ऐसा नहीं है किसी के पास नहीं होंगे। इट इज अ कंपल्शन फॉर एवरीवन टू हैव, ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैव आर्टिकल 13। नाउ दिस इज माय फेवरेट आर्टिकल। व्हाई इट्स अ फेवरेट आर्टिकल? बिकॉज जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात होती है, एंड रिव्यू कहीं ना कहीं टीचर्स का काम होता है, सो दैट्स व्हाई मेरा फेवरेट है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या? बहुत आसानी से समझ लो, इतना लंबा चौड़ा मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं पढ़ के समझाऊंगी, बहुत आसान, कि हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, बट फ्यूचर बदल रहा है, ठीक है, लोग बदल रहे हैं, लोगों की नीड चेंज हो रही है, एंड दे वांट न्यू राइट्स। क्या चाहिए उनको? न्यू राइट्स चाहिए। तो कोई आया, उसने न्यू राइट्स की डिमांड रखी। अब देखा ये गया, क्या ये न्यू राइट जो है, क्या कभी भी इन एग्जिस्टिंग फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर सकता है? अगर तो वायलेट कर सकता है तो उसको डिक्लेयर कर देंगे नल एंड वॉइड, कि भाई खत्म, तुम्हारा काम ही नहीं है, तुम एग्जिस्टिंग फंडामेंटल राइट्स को चेंज करने की बात कर रहे हो, जो हो ही नहीं सकता, ये तो मैग्ना कार्टा है, ठीक है, दिस कांट बी चेंज, ये कभी नहीं हो सकता। तो कोई भी ऐसा लॉ, कोई भी ऐसा राइट की डिमांड आ जाए जब जो एग्जिस्टिंग फंडामेंटल राइट्स को क्या कर रहे हैं, हार्म कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि तुम नल एंड वॉइड हो, तुम तो कभी भी एक लॉ नहीं बन सकते। ये चीज कहां पे है? आर्टिकल 13 में। दैट्स व्हाई दिस इज माय फेवरेट फंडामेंटल राइट, सॉरी नॉट फेवरेट आर्टिकल ऑफ योर पार्ट 3 और फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। चलो, तो ये चीजें यहाँ पे आप याद रखेंगे कि वो क्या करते, बिल्कुल ही खत्म कर देते कि भाई तुम्हारा काम ही नहीं है, तुम क्या कर रहे हो, वायलेट करने की कोशिश जो है कर रहे हो। अब आ जाते हैं हमारा पहला राइट, दैट इज राइट टू इक्वालिटी। मैं, आप, हमारे पेरेंट्स जो हैं इस संविधान के नजर में क्या है? इक्वल है। किन किन तरीकों से इक्वल हैं वो हम सारे अनुच्छेद में देख लेंगे ना। राइट टू इक्वालिटी क्या है? हमारा वन ऑफ द फर्स्ट जो है फंडामेंटल राइट है, ठीक है, और इसके अंदर हम 14 to 18 आर्टिकल्स पढ़ते हैं, जहां पे ये इंश्योर किया गया है इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। यही चीज हम यहां से पढ़ना शुरू करेंगे। चलो, सबसे पहले मैं बात करती हूँ राइट टू इक्वालिटी का एक और पॉइंट भी है, दैट इट एम्स टू एबॉलिश सोशल इनइक्वालिटीज एंड अनटचेबिलिटी। इन शॉर्ट, आपने जो स्टेटमेंट्स पढ़ी ना, ये वाली स्टेटमेंट और ये वाली स्टेटमेंट, ये आपके बाकी आर्टिकल्स का ही एक शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, कि क्या क्या आप जो है इस राइट में देखने वाले हो। ओके, नाउ ये रहा हमारा पहला आर्टिकल, जिसको बहुत साधारण भाषा में लिखा है इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। बट मैं आपको ना कुछ याद कराना चाहूंगी, जस्ट गिव मी अ मिनट। या नेगेटिव, राइट, नेगेटिव 14। अब देखते हैं कि इसको नेगेटिव बोला क्यों गया है, ठीक है। मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहती हूँ। सबसे पहला पार्ट आता है दिस, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। ओके, ठीक है, आपको लग रहा होगा हाँ यार, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इट्स अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, नाउ व्हाट इज सो नेगेटिव इन इट, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ओके, दिस इज ऑल्सो अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट कि मैम यार इक्वल प्रोटेक्शन है, इसमें क्या बुरी बात है। तो देखो, नाउ when it comes to equal before law, ठीक है, सो ये हमने पहली बात तो लिया है ब्रिटेन से, एंड दिस इज अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये क्या है? नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। ओके, एंड एक चीज और कि ब्रिटेन में इसके 3 एलिमेंट्स थे एंड हमने सिर्फ 2 लिए,
इक्वल बिफोर लॉ। ये पॉइंट जो है हमें ये दर्शाता है कि देखो सुनने में इट्स रियली पॉजिटिव फॉर अस, बट द मेजर पॉइंट कि वी डोंट नो कि यहाँ पे किस टाइप ऑफ इक्वालिटी की बात हो रही है, ठीक है। वी आर नॉट श्योर अबाउट द टाइप ऑफ इक्वालिटी, क्या यहाँ पे बात करिए, दैट्स व्हाई इसको हम क्या कंसीडर करते हैं, नेगेटिव कॉन्सेप्ट कंसीडर करते हैं। Whereas when it comes to the protection of law, so this is a positive concept, right? And ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है, अमेरिका से लिया है, राइट? बिकॉज यहां पे ये कहते हैं क्या, देखो हम आपको इक्वल क्या देंगे, ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है, एंड इक्वल सर्कमस्टांस में। अब आप एक चीज देखो, इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वल सर्कमस्टांसेस में, इट मीन जो ऊपर बात कही गई है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे नेगेटिविटी दर्शा रही है, बिकॉज वहां पे सर्कमस्टांसेस आर नॉट मेंशन, वहां पे सिचुएशंस आर नॉट मेंशन, व्हिच टाइप ऑफ इक्वालिटी दे आर टॉकिंग अबाउट, दोस थिंग्स आर नॉट मेंशन्ड, राइट? That's why that is a negative concept. Now मैं 3 elements में नहीं जाऊंगी, it's a really in-depth concept which is maybe not so important for your exams, ठीक है। जो यूपीएससी मेंस में जाएंगे उनके लिए है बहुत इंपॉर्टेंट, सो वी विल डिस्कस दीज कॉन्सेप्ट एज वेल इन द लेटर लेक्चर्स, बट राइट नाउ हम फोकस कर रहे हैं कुछ ऐसे एग्जाम्स पे जो वनडे में होते हैं, सो उसमें इसकी बात तो नहीं की जाएगी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, तो यहाँ पे ये भी लिखा गया दैट नो पर्सन शेल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट योर आर्बिट्री, कि आर्बिट्री के अगेंस्ट जो है उसको भेदभाव नहीं झेलना पड़ेगा, राइट? चलिए नेक्स्ट, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब मना कर देना कि भाई कुछ भी तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होगा। किन किन बेसिस पे, यार ये ना याद रखना, बच्चे भूल जाते हैं। ओनली टर्म, आर्टिकल 15 क्लियरली सेड ओनली, कि इन पांचों की गारंटी दे रही हूं भाई मैं तुम्हें, इन पांचों की ही गारंटी दे सकती हूं कि देखो इन पांचों पे तो भेदभाव नहीं होगा। पांचों पे भेदभाव कौन कौन से, कोई किसी भी धर्म पे भेदभाव नहीं किया जाएगा, तुम्हारा धर्म जैन हो, बुद्ध हो, सिख हो, हिंदू हो, इस्लाम हो, कोई भेदभाव नहीं होगा, पारसी हो, कहीं से भी हो, कोई भी धर्म हो, भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये कहा गया। तुम्हारी रेस, रेस मतलब क्या होता है कि तुम मोटे हो, पतले हो, जैसे मर्जी तुम्हारे फेशियल फीचर्स है, लंबे बाल है, छोटे बाल है, जैसे मर्जी हो, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। कास्ट कोई भी हो, शर्मा हो, वर्मा हो, ठाकुर हो, प्रकाश हो, ठीक है, किसी भी कास्ट पे भेदभाव नहीं होगा, राइट? कास्ट बेसिकली पता है क्या है, यहाँ पे हम बात करते हैं आपके वो जो एशियंट हिस्ट्री का वैदिक वाला सिस्टम होता है, ब्राह्मणिज्म, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दैट कास्ट सिस्टम आप यहाँ पे समझ सकते हो, ठीक है। सेक्स माने मेल हो, फीमेल हो, डजंट मैटर, लड़का हो, लड़की हो, अब तो अदर्स कैटेगरी भी है, तो आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, यार तुम किसी बड़े हॉस्पिटल में पैदा हुए हो, गांव में पैदा हुए हो, ऐसी जगह पे जो अनडेवलप्ड है, डजंट मैटर, इन चीजों पे आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। कौन श्योरिटी दे रहा है भाई, ये आर्टिकल 15 श्योरिटी दे रहा है, और इस पे नॉट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, कुछ ज्यादा जल्दी जल्दी लिख दिया। नॉट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है हम यहाँ देखने को मिलते हैं, बहुत क्लियरली कह रहे हैं कि भाई यार नहीं, नहीं होगा इन पे भेदभाव, कैसे हो जाएगा तुम पे इन पे भेदभाव। बट हियर कम्स अ ट्विस्ट, यहां पे भी हमें क्या देखने को मिलते हैं, आपके एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं। नाउ दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। एक्सेप्शंस माने कुछ ऐसी जगह जहां पे शायद से भेदभाव हो सकता है। एक्सेप्शंस के स्टेट को पूरी पूरी परमिशन है कि वो वुमेन्स के लिए, चिल्ड्रंस के लिए, SC category, ST category, OBC category, EWS category and there is a PWD category as well. इनके लिए वो रूल्स बना सकती है, बिकॉज इन कैटेगरीज की पास्ट ऐसा रहा है जहां पे मे बी दे हैव नॉट गॉट द chances or the opportunities for education, for good job, for good financial independence, for stability in their life. That's why now state have a pure right, 100% right to create multiple policies, to create multiple laws, just to make them feel like yes, आप इक्वल वर्ल्ड में हैं, यू कैन अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव, यू कैन डू व्हाट यू वांट टू डू, राइट? सो यहां पे एक्सेप्शंस आते हैं। अगर मैं बात करती हूं, सो सिमिलर काइंड ऑफ एक्सेप्शंस हमें यहां पे भी देखने को मिलते हैं, दैट स्टेट हैव ऑल द राइट्स टू मेक डिफरेंट लॉज, पॉलिसीज फॉर दीज काइंड ऑफ कैटेगरीज, राइट? एंड यही चीज अगर मैं बात करती हूँ आपकी
we have all, yes, stateward. So state have all the rights, ठीक है, to create laws for females, for children, ठीक है, and if I talk about some SC categories, ST categories, so yes, these are rights are there and amendments भी हुए हैं इसके लिए, so that's why they have all the right. Okay, so exceptions are always going to be there, ठीक है, but when it comes to article 15 you can't say कि ठीक है purely discrimination नहीं होता है, that's why there is a term only, there is a term only, ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखेंगे ना, जितने भी मेल्स होंगे दे विल बी लाइक कि मैम हम क्या करें यहाँ पे, राइट, डोंट वरी यार, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर आर्टिकल 16। सो आर्टिकल 16 क्लेम्स दैट भाई तुम्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे तुम लोगों को। अब मैं तुम्हें वही बात कह रही हूं कि तुम लोग यहाँ पे हो, ठीक है, मुझे नहीं पता कोई मेल देख रहा है कोई फीमेल देख रहा है, आई एम नॉट श्योर कि कोई ऐसा बच्चा देख रहा है जो सीडीएस की तैयारी करे, कोई ऐसा बच्चा जो एनडी की तैयारी करे, कोई ऐसा बच्चा जो एफकेट की तैयारी कर रहा है, एसएससी की तैयारी कर रहा है, आई एम नॉट श्योर, एसएससी में भी बहुत सारे, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, राइट। सो मुझे नहीं पता कौन देख रहा है, बट तुम सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है ना इस लेक्चर को देखने के लिए, तुम सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है ना सारे एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करके एम्प्लॉयमेंट लेने की, इकोनॉमिकल स्टेबल होने की, सोशली एक अपनी जो स्टेटस है उसको इंप्रूव करने की। सो दैट्स व्हाट आर्टिकल 16 टॉक्स अबाउट, कि भाई तुम्हारे पास सारे अधिकार हैं, तुम सारे इक्वल हो मेरी नजरों के सामने। नाउ दोज वर सेइंग एक्सेप्शंस, ये एक्सेप्शंस आर देयर बिकॉज ऑफ दोस कैटेगरीज हिस्ट्री, उनकी हिस्ट्री ऐसी रही है कि उनको स्पेशल प्रोविजंस देने पड़े हैं। ओके, क्लियर। नाउ आर्टिकल 17 भाई बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह दी है। जो भी बच्चे यहाँ पे हिस्ट्री से प्यार करते हैं, लाइक मुझे हिस्ट्री सब्जेक्ट बहुत पसंद है, ठीक है, हिस्ट्री में हमने देखा है कि यस देयर वाज डिस्क्रिमिनेशन विद दोज कास्ट जो शायद से अच्छे क्या कहते हैं उसको, ऑक्यूपेशन में नहीं थी, करेक्ट वर्ड, आई यूज्ड टू से अपॉर्चुनिटी बट नहीं, ऑक्यूपेशन में नहीं थी, ठीक है। कुछ ऐसे ऑक्यूपेशन है जैसे क्लीनिंग एक ऑक्यूपेशन हो गया, ठीक है, बर्तन धोने हो गए, क्लीनिंग में ही आ गए, झाड़ू पोछा हो गया, बर्तन धोना हो गया, ठीक है, जूते जो ठीक करते हैं वो लोग हो गए, ठीक है। तो इन कैटेगरीज को हिस्ट्री में बहुत ज्यादा क्या झेलना पड़ा, डिस्क्रिमिनेशन, एंड उनमें से ये भी बोलते थे दिस आर अनटचेबल्स, अनटचेबल कि आप इनको छू भी नहीं सकते, कि इतने ज्यादा इम्प्योर है कि आप छू नहीं सकते। और इसी चीज के बारे में संविधान भी बोलता है कि ऐसा नहीं है, हम इस चीज को खत्म करना चाहते हैं, भाई वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, हमारे दो हाथ उनके दो हाथ, हमारी दो आंखें उनके दो आंखें, हमारे दो पैर उनके दो पैर। तो आप किन ग्राउंड्स पे उनके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं जस्ट बिकॉज उनको ऑक्यूपेशन में, तो क्या हो गया। और इसी चीज के लिए शायद से अगर आप देखेंगे तो अपॉर्चुनिटी दी है ना कि चलो ये चीज भी खत्म कर देते हैं, उनको ये लगता है हमें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, हम दे रहे हैं। और जो लोग ये बोलते थे कि यार इनको छूना ही है, उनके लिए भी बोलते कि भाई ये तो बंद है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, यू डोंट हैव एनी राइट। और अगर आप ऐसा कुछ प्रैक्टिस भी करते हो तो उसको बंद कर दो, वरना यू आर गोइंग टू गेट पनिशमेंट, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट जो है आपको दी जाएगी, राइट। फिर आर्टिकल 18, ना दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ माई फेवरेट आर्टिकल। पहले नहीं था जब मैं अपनी एजुकेशन शुरू करी थी, जब मैं पढ़ती थी ये सारी चीजें, बट थोड़े टाइम बाद हो गया बिकॉज फेसबुक पे ना आईडीज बनने लगी थी कि एंजल प्रिया, ठीक है, एंड ऐसे यार तुम्हें ज्यादा मुझसे पता होगा कि एंजल प्रिया की आईडी होती थी और 2-3 और आईडीज होती थी, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दोज नेम्स। सो दीज टाइटल्स आर नॉट अलाउड, ठीक है। आप खुद को महाराजा टाइटल, आप खुद को राजा टाइटल नहीं दे सकते, ठीक है। तो मम्मी के राजा बेटा हो, गुड ग्रेट, बट तुम दुनिया के सामने अपने आप को राजा नहीं बोल सकते, ठीक है, बहुत बड़ा टाइटल है, ठीक है। तुम अपने घर के महाराजा हो बट तुम दुनिया के सामने खुद को महाराजा जो है नहीं बोल सकते। सो दीज आर दोज टाइटल्स बेसिकली, ठीक है, जो यहाँ पे क्या है, एबॉलिश आपकी कर दी गई है। ओके, नाउ जितने बच्चे कह रहे हैं कि मैम हमने तो इंजीनियरिंग इसलिए करी ताकि हमारे नाम के आगे इंजीनियर लग जाए, तुम लगा सकते हो, तुमने मेहनत करी है 4 साल, ठीक है। डॉक्टर्स लगा सकते हो, उन्होंने मेहनत करी है, पीएचडी जिन्होंने किया वो लगा सकते हैं, जो आर्मी में है लेफ्टिनेंट, कर्नल, मेजर, ये लगा सकते हैं बिकॉज दे डिजर्व दीज टाइटल्स, ठीक है। दे आर नॉट यूजिंग एंजल प्रिया ना,
सो यस, तो ऐसे टाइटल्स आप नहीं यूज कर सकते, यू डोंट हैव एनी राइट कि आप कोई भी टाइटल यूज करो, बट यस अगर यू हैव अर्न द टाइटल लाइक अ डॉक्टर, लाइक अ इंजीनियर, ठीक है, एंड वी कैन से लेफ्टिनेंट, मेजर, कर्नल, तो आप ये टाइटल्स जो है यूज कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज ये आपने कमाया है, ठीक है, ये आपको ऐसे ही नहीं लगा रहे, यू हैव वर्कड हार्ड फॉर दीज टाइटल्स, अंडरस्टूड। सो ये टाइटल्स जो हैं आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दीज जो हैं आप कोई भी टाइटल यूज नहीं कर सकते हो, राइट। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, अगर बात करेंगे तो इसके साथ हमारा जो फर्स्ट राइट है वो यहीं पे खत्म हो जाता है, ठीक है। अब पहला राइट टू इक्वालिटी हो गया, बाकी राइट्स जो हैं हम आपके नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। नाउ जिस भी बच्चे को ये सेशन पसंद आया, प्लीज डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब द चैनल। इसके साथ साथ इफ यू वांट द पीडीएफ ऑफ दिस लेक्चर, सो डिस्क्रिप्शन में यस देयर इज गोइंग टू बी अ टेलीग्राम लिंक एज वेल एज द इंस्टाग्राम लिंक, सो यू कैन गेट कनेक्टेड विद मी किसी भी दोनों प्लेटफॉर्म से, ठीक है। एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट रिगार्डिंग द लेक्चर तो आप मुझसे इंस्टा पे पूछ सकते हैं, चाहो तो आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, एंड इफ यू वांट आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। सो विद दिस हैप्पी नोट, हैव अ रियली नाइस डे, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, प्लीज वर्क हार्ड, स्टडी हार्ड, बिकॉज आई डोंट नो कौन से एग्जाम के लिए तुम तैयारी कर रहे हो, बट आई नो कि तुम वो एग्जाम क्लियर कर सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन।